Hello dear students, today in this video we are going to read chapter number 3, Journey to the End of the Earth. This chapter has been written by Tisani Doshi, and let's read what is there in this chapter and what is the author of this chapter is talking about. So let's start reading. Journey to the End of the Earth, धरती के छोर तक की यात्रा. So first of all, let's see its introduction. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. Dear students, यह लेसन संसार के सबसे प्रिजर्व स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ घूमता है, यानी इसकी स्टोरी इसके बारे में चैप्टर में लिखा गया है. Not many people have been there, but out of the few that have, Tisani Doshi is one of them. बहुत सारे लोगों ने इस महाद्वीप पर विजिट नहीं किया है, लेकिन जिन कुछ लोगों ने इस महाद्वीप पर विजिट किया है या जो लोग इस महाद्वीप पे गए हैं, तिशानी दोषी उनमें से एक है. A South Indian person who went on expedition with a group of teenagers affiliated with students on ICE program who takes young minds to different ends of the world. तिशानी दोषी एक साउथ इंडियन पर्सन है जो एक एक्सपेडिशन पे गई थी, और ये एक्सपेडिशन अंटार्कटिका महाद्वीप पे गया था, और इस एक्सपेडिशन में सभी टीनेजर स्टूडेंट्स शामिल थे, और इसका नाम था, जिस प्रोग्राम के तहत तिशानी दोषी यानी जो हमारे राइटर है वो वहां गए थे, वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत गए थे. इस प्रोग्राम के तहत यंग माइंड स्टूडेंट्स को दुनिया के अलग अलग जगहों पर उनको अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस देने के लिए ले जाया जाता है. Thus it gives us insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the past, present and the future in its realist form. तो this gives an insight in how to, तो ये हमें ये बताता है कि हमें क्यों अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाना चाहिए, और वहां पर हमें जाकर अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने भविष्य, वर्तमान और भविष्य की वास्तविक जानकारी हमें वहां से प्राप्त होती है. यानी अंटार्कटिका महाद्वीप जो है हमारी धरती से जुड़ी हुई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सभी इंफॉर्मेशन संचोए हुए है. सो वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इज अर्थ एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस कंटिनेंट. तो हम इस कंटिनेंट से हम धरती के ओरिजिन और हमारी धरती क्या है, इसका क्या ओरिजिन रहा है, इन सब बातों को हम इस महाद्वीप पर जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. The author visited Antarctica on a Russian research ship called Akademik Sokolsky. तो जो हमारे राइटर है, ऑथर है इस लेसन के, वो एक रशियन रिसर्च शिप के द्वारा वहां पर पहुंची, और इसका नाम था इस रिसर्च शिप का एकेडमिक स्कोल्स्की. ही स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई. तो यह यात्रा चेन्नई से, हमारे जो उत्तर की यात्रा है चेन्नई से शुरू हुई थी. दे हैड टू क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड 3 इकोस्फीयर्स. तो इस यात्रा के दौरान जो ये रशियन रिसर्च शिप था, इसको 6 जो है 9 टाइम जोन यानी अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम जोन से गुजरना पड़ा था. 6 चेक पॉइंट थे और 3 बड़े बड़े महासागर या वाटर बॉडीज थी, जिनसे होकर इस रिसर्च शिप को अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाना था. एंड 3 इकोस्फीयर, और 3 प्रकार के जो है पर्यावरण पर्यावरण के दायरे, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनवायरमेंट है उनसे होकर ये गुजरा था. तो इस प्रकार से जो ये रिसर्च शिप है 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज और 3 जो है इकोस्फीयर्स जो है उनसे होकर गुजरा और फिर अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर में वंस अगेन यू गेट इट क्लियर, आप फिर से समझ लीजिए, इस चैप्टर में अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा के बारे में बताया गया है. हमारे जो लेखक हैं तिशानी दोषी,
वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे रशियन रिसर्च शिप में एक प्रोग्राम के तहत बैठ के गई थी। उस दौरान जो उसका एक्सपीरियंस है वो इस लेसन के अंदर बताया गया है। तो इस प्रकार से वो रिसर्च अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पहुंचे। द होल जर्नी टुक हिम 100 आवर्स। तो पूरी यात्रा में लगभग 100 घंटे लगे, यानी चेन्नई से और अंटार्कटिका महाद्वीप तक पहुंचने के लिए 100 घंटे लगे। When he landed on the Antarctica, he was spellbound by its vastness, isolation, and uninterrupted horizon. जब राइटर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर उन्होंने पैर रखा तो वो इसकी विशालता और धरती पर दूसरे महाद्वीपों से इसके अलग वातावरण को देखकर और इसके अनइंटरप्टेड होरिजन का मतलब है दूर तक कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, कोई भी पेड़ पौधा या पहाड़ नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार के वातावरण को देखकर वो बड़ी हैरान हुई थी। ही वंडर, जो राइटर हुआ था, ही वंडर हाउ देयर कुड हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास गोंडवाना। तो वो ये जानकर हैरान हुई, ये सब सोचकर कि कभी एक ऐसा समय था जब इंडिया भी इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक विशाल जमीन के टुकड़े का पार्ट था जिसका नाम था गोंडवाना। तो डियर स्टूडेंट्स, गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था जब सारे कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट थे और जिसका नाम गोंडवाना था। बाद में ये जो है जियोग्राफिकल जो चेंजेस आए उनके कारण है जो सभी जो कॉन्टिनेंट्स है वो अलग होते चले गए और अलग अलग रूप लेते चले गए। सो नाउ इन द नेक्स्ट पैसेज देयर इज समथिंग अबाउट गोंडवाना। तो गोंडवाना के बारे में नेक्स्ट पैसेज में दिया गया है। गोंडवाना इज अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना वाज सुपर कॉन्टिनेंट। ये 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट यानी महा विशाल एक महाद्वीप था। इट was warm and many species of flora and fauna prospered there। जो गोंडवाना कॉन्टिनेंट था बहुत बड़ा था और यहाँ पर अनेक, इसका जो वातावरण है गर्म था, वहाँ अनेक प्रकार की जंगली जीवों की और पेड़ पौधों की प्रजातियां फली और फूली। बट देयर वर नो ह्यूमंस देन। लेकिन उस समय वहां पर कोई मनुष्य नहीं था, यानी मनुष्य आया ही नहीं था। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर थे और जब डायनासोर्स खत्म होने लगे, गोंडवाना बिगेन टू ब्रेकअप। तो गोंडवाना कॉन्टिनेंट के टुकड़े होने लगे, वो टुकड़ों में टूटने लगा। इंडिया पुश्ड अगेंस्ट एशियन बकल्ड इट्स क्रस्ट टू फॉर्म द हिमालयस। तो इंडिया यहाँ से टूटकर एशिया के निचले हिस्से में और हिमालय पर्वत की तलहटी में जा लगा। साउथ, तो यहाँ पर पता चलता है कि हमारा इंडिया किस प्रकार जियोग्राफिकल चेंजेस होने के कारण गोंडवाना कॉन्टिनेंट से अलग होकर हिमालय पर्वत के निचले यानी सदर्न पार्ट में दक्षिणी हिस्से में आकर लग गया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और इसी प्रकार गोंडवाना कॉन्टिनेंट में से जो साउथ अमेरिका है वो भी टूटकर वो नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में जा जुड़ा। Opening up the direct passage, it created a cold current that went around the south pole। और इसे एक ठंडी हवा का जो प्रवाह है क्रिएट हो गया जो दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ घूमता है। इट लेफ्ट द अंटार्कटिका कोल्ड एंड आइसोलेटेड। इस कारण से जो अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्ण रूप से ठंडा और दूसरे महाद्वीपों से आइसोलेटेड यानी अलग थलग पड़ गया। नेक्स्ट पैसेज में डियर स्टूडेंट्स वी आर टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंटार्कटिका। तो हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का हमारे लाइफ में और हमारे जो है एनवायरनमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया गया है। द अंटार्कटिका इज नाउ अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी केम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है एक इतिहास का भाग बन चुका है और हम अंटार्कटिका महाद्वीप से वहां पर जाकर या वहां पर रिसर्च करके ये समझ सकते हैं कि हम कहाँ से आए थे, यानी धरती कहाँ से आई थी और जो हमारा धरती है
के अलग अलग कॉन्टिनेंट है, उनका ओरिजिन क्या था और वो अब किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन एंड एक्सटेंशन। ये हमें अलग अलग समय की अलग अलग बातों को, इंपॉर्टेंस को, जैसे कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन जो टाइम है और अनेक प्रकार की स्पीसीज यानी पेड़ पौधे और जानवरों की एक्सटेंशन यानी उनके लुप्त होने के बारे में वहां पर हम पता कर सकते हैं। यह कैसे क्या हुआ था, ये बात हमें वहां से पता चल सकती है। अंटार्कटिका हैज रिमेन्ड अनस्पोल्ड बाय ह्यूमंस। अंटार्कटिका को अब तक मनुष्य दूषित नहीं कर पाया, यानी मनुष्य की पहुंच अभी अंटार्कटिका पे नहीं हो पाई है, क्योंकि अंटार्कटिका एक सबसे ठंडा महाद्वीप है, वहां पे बर्फ के अलावा और कुछ नहीं है। इट्स आई कोर्स होल्ड हाफ ए मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। इसके जो अंटार्कटिका महाद्वीप के जो है बर्फ है, उनके अंदर हाफ ए मिलियन ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड मौजूद है। यानी कार्बन क्या होता है कि कार्बन डेटिंग से हम किसी भी चीज की एज का पता लगा सकते हैं, कौन सी चीज क्या पुरानी होती है। तो वहां पे जो आइस कोर है, जो वहां पर उनके अंदर कार्बन मौजूद है, तो हम उनसे काफी कुछ पता लगा सकते हैं। इट हेल्प्स टू एग्जामिन अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये जो कार्बन रिकॉर्ड है वो हमें धरती के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करने में हेल्प करता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि धरती का क्या ओरिजिन रहा है और कितने ईयर्स हो गए और आगे इसका क्या फ्यूचर रहेगा और वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रही है। अंटार्कटिका इज अ ह्यूज एक्सपांस ऑफ आइस। डियर स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है एक बर्फ का बहुत बड़ा फैलाव है, यानी वहां पे बर्फ ही बर्फ है। इट इज ऑल बैरन, ये सारा बंजर है, यहाँ पे वहां पे कोई फसल नहीं होती या कोई पेड़ पौधे नहीं है। देर आर नो ह्यूमन मार्क्स, देर आर नो ट्रीज बिल्डिंग और बिल बोर्ड्स, देर आर ह्यूज आइबर्ग्स, वहां पर कोई मनुष्य नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है और किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं है। वहां पे बड़े बड़े बर्फ की टुकड़े हैं, यह पर्वत है। देर आर ब्लू वेल्स नामक मछलियां वहां पे पाई जाती है, बट देर आर वेरी टीनी थिंग्स टू, वहां पे छोटी छोटी वस्तुएं चीजें भी है। देर आर नो मॉर्निंग्स, नून्स, इवनिंग्स एंड नाइट्स, वहां पे कोई सुबह, शाम, दोपहर और रात नहीं होती। इट इज ए 24 आवर डे एंड देर इज साइलेंस एवरीवेयर। वहां पर 24 घंटे दिन रहता है और हम हमेशा ही शांति बनी रहती है, यहाँ पे वहां पे कोई शोर शराबा नहीं होता। So you lose all earthly sense of time and space there। इसलिए वहां पर जब भी हम अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाए, कोई भी जाए, वहां पे धरती के समय और स्पेस की बात भूल ही जाता है, उसको पता ही नहीं रहता कि वो धरती पे है या नहीं है, या ऐसी जगह भी धरती पर होती है। हमें अंटार्कटिका महाद्वीप पर ऐसा एक्सपीरियंस होता है और यही एक्सपीरियंस हमारे जो राइटर को हुआ। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज ओनली 12,000 years old। मानवीय सभ्यता केवल 12,000 साल पुरानी है। एंड इट इज ओनली अ फ्यू सेकेंड्स ओल्ड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। और जियोलॉजिकल क्लॉक पर देखा जाए तो हमारी मानवीय सभ्यता कुछ ही सेकंड ओल्ड है, यानी टाइम कंपैरिजन बहुत छोटा है। बट ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, लेकिन इस छोटे से समय के दौरान, मैन हैज कॉज्ड मच कंफ्यूजन, ही हैज बिल्ट टाउन्स एंड सिटीज। लेकिन इसी समय के दौरान मनुष्य ने बड़ा ही उपद्रव और कंफ्यूजन पैदा कर दिया, बड़ी दुविधा ही पैदा कर दी है मनुष्य ने धरती पर। उसने बड़े बड़े नगर और शहर बसा लिए। ही हैज वाइप्ड आउट मैनी अदर स्पीसीज टू ग्रैब लिमिटेड रिसोर्सेज। उसने बहुत से मनुष्य ने, यानी हमने क्या किया है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने मटीरियल वर्ल्ड यानी भौतिक संसार की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को सीमित कर दिया। हमने बहुत जरूरत से ज्यादा उनका यूज करना शुरू कर दिया है और बहुत सी जो नेचुरल स्पीसीज हैं, चाहे वो जानवर है और या पेड़ पौधे, उनको भी लुप्त कर दिया है, या बहुत सी स्पीसीज या बहुत से जीव जंतु खत्म होने की कगार पे हैं। और इस सब का कारण मनुष्य और ये भौतिक विकास है। बाय बर्निंग फॉसिल्स एंड मैन हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। मनुष्य ने जंगल या अवशेष पदार्थ जलाकर इतना प्रदूषण कर दिया है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का एक
परत बन गई है, जिसके कारण बहुत सारा प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण धरती पर जो एनवायरनमेंट है, जिसने नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है। दिस इज रेजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, और जिसके कारण धरती का तापमान भी बढ़ा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, उसका कारण ही एनवायरनमेंट पोल्यूशन है। दिस राइज इन टेम्परेचर हैज कॉज्ड क्लाइमेट चेंजेस, और टेम्परेचर में बढ़ने के कारण ही हमारे जलवायु में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। इट इज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्वलनशील क्वेश्चन है जो आजकल लगभग ट्रेंड में रहता है, और सभी वैज्ञानिक लोग इस क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र करते हैं, जिसके कारण धरती का जो है एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आता जा रहा है। मेनी साइंटिस्ट फोरटेल डिजास्टर्स, बहुत से वैज्ञानिकों ने फोरटेल यानी पहले ही बता दिया है, घोषणा कर दिया, भविष्यवाणी की है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो वो धरती के लिए बहुत ही खतरनाक और विध्वंसक यानी विनाशकारी साबित होगी। सो वी मस्ट बी केयरफुल, वी मस्ट स्टॉप पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट, वी मस्ट नॉट use natural resources blindly, and if we keep it continuously, then we must be ready to face the outcomes of these मिसहैपनिंग्स। इन दुर्घटनाओं के यानी जो ये दुर्घटनाएं होंगी वो एनवायरमेंट पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें उनके परिणामों को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम अपनी जो एनवायरमेंट के खिलाफ जो यानी एनवायरमेंट विरोधी हमारी जो एक्टिविटीज हैं, अगर हम उनको नहीं रोक पाते तो ये हमारे लिए बड़ी ही खतरनाक साबित होंगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस, और अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को और बदलावों को बड़े आसानी से देख सकते हैं, बिकॉज इट हैज ए सिंपल इकोसिस्टम। A little changes in the environment can trigger a big effect, क्योंकि यहाँ का इको सिस्टम बड़ा सिंपल बड़ा आसान है, उसको समझना बड़ा आसान है, और एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सी बदलाव एक बड़े खतरे को जो है इनवाइट कर सकता है। टेक फॉर एग्जांपल द माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन, तो एग्जाम्पल के लिए हम माइक्रोस्कोपिक फोटोप्लैंक्टन को का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो है वो सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिकीय पौधे होते हैं। थ्रू फोटोसिंथेसिस दे एसिमिलेट कार्बन टू फॉर्म ऑर्गेनाइज कंपाउंड, तो फोटोसिंथेसिस के यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं, एसिमिलेट कार्बन टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो ऑर्गेनिक जैविक तत्वों का निर्माण करते हैं। दे सस्टेन द एंटायर फूड चेन इन द सदर्न ओशन, वो दक्षिणी महासागर में वो जो फूड चेन है, भोजन की व्यवस्था है, उन्हीं के कारण बनी रहती है। एंड दे रेगुलेट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और उसी के कारण जो इस हमारी धरती का जो कार्बन साइकिल है वो भी मेंटेन रहता है। Any further depletion of ozone layer would cripple phytoplankton, और इसी प्रकार अगर यही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और ओजोन लेयर डिप्लीट होती रही तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, उसको प्रभावित करेगा और जिससे फूड चेन टूट जाएगी। इफ दे डिड नॉट फंक्शन द एंटायर फूड चेन एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल वुड कोलैप्स। तो इसी प्रकार को आगे यही कहा गया है, अगर ऐसा नहीं रुका यानी ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी और ओजोन लेयर जो है हमारी उसका नुकसान होता रहा तो जो है ग्लोबल कार्बन साइकिल का जो है साइकिल और जो रूल है वो टूट जाएगा, और फिर धरती का जो नेचुरल एनवायरनमेंट खतरे में आ जाएगा, और उसके साथ साथ मनुष्य का विनाश भी निश्चित है। Students on Ice is a program headed by Canadian Geoff Green। जो Students on Ice प्रोग्राम है ये कनेडियन के द्वारा चलाया गया है और उसका नाम है जियोफ ग्रीन। उसके बाद he has chosen to take students to the end of the earth, उसने स्टूडेंट्स को धरती के दूसरे छोर पर ले जाने का निर्णय लिया। द अंटार्कटिका, जिसका यानी अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ही वांट्स टू प्रोवाइड यंग स्टूडेंट्स विद
अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द प्लानेट। वो चाहता है कि आज के युवा स्टूडेंट है वो धरती के एनवायरनमेंट को समझे और उनका क्या फर्क पड़ रहा है और क्या फ्यूचर होगा उसको समझे और अपने प्लैनेट का रिस्पेक्ट करने लगे और अपनी धरती का आदर करने लगे ताकि वो भविष्य में धरती को बचा सके। दे आर रेडी टू लर्न एंड एक्ट, क्योंकि जो न्यू माइंड्स है, यंग पीपल हैं, वो सीखने के लिए और एक्ट करने के लिए, एक्शन में आने के लिए जल्द तैयार रहते हैं। दे कैन एक्चुअली सी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वास्तविक में वो बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को जो यंग माइंड है उन पर उनको ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में बताना है। दे सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग। वो वहां पे देखते हैं किस प्रकार जो बर्फीली नदियां हैं वो पिघल रही हैं और किस प्रकार बड़ी बड़ी जो बर्फ की शेल्फ्स हैं वो टूट रही हैं, जिसके कारण जो है जो सी का वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। दे कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड। और ऐसे वातावरण में ऐसी बातों को देखकर बच्चे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। दे कैन सी द थ्रेट इज रियल। वो देख सकते हैं कि ये जो चेतावनी है वो वास्तविक है। दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि जो यंग माइंड्स है वो भविष्य के नीति निर्माता है, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की कमांड संभालनी है। एंड दे हैव आइडियलिज्म, और उनके पास आदर्शवाद है। दे विल एक्ट, और वो फिर इस पर अमल करेंगे और इस जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने में सक्षम होंगे या कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे जिसके कारण हम अपनी धरती को बचा सके। जस्ट नियर द अंटार्कटिक सर्कल दिस रिसर्च शिप स्कोल्स्की was caught between wide stretches of ice। अंटार्कटिक सर्कल के बिल्कुल नजदीक जो ये रिसर्च शिप था वो एक बर्फ में फंस गया था। वहां पे बर्फ की जो डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, वहां पे आगे नहीं बढ़ पाया और वहां पे फंस गया था। इट कुड गो नो फर्दर, आगे नहीं जा पाया। सो द कैप्टन डिसाइडेड टू टर्न अराउंड एंड गो नॉर्थ। इसलिए कैप्टन ने वापस मुड़ने की और नॉर्थ की तरफ चलने का डिसाइड किया था। बट बिफोर डूइंग दैट ही ऑर्डर्ड एवरीबडी टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। तो उसने हर आदमी को कहा कि भाई आप एक बार अंटार्कटिका की जो लैंड है यानी बर्फ है उस पर उतर कर उस पर चलकर देख ले। ऑन ऑल द 52 ऑफ देम वॉक्ड ऑन द आइस। और जितने भी 52 उनके रिसर्च शिप में थे, 52 लोग थे, उन सभी ने वो उस बर्फ पर उतरे और चले। बीनीथ द आइस देयर वाज ए लिविंग ओशन। और उस बर्फ के नीचे यानी जहां पे वो चल रहे थे वो बर्फ थी और उसके नीचे पानी था, समुद्र था। दे सा सील्स सनिंग देमसेल्फ ऑन द आइस फ्लोस। उन्होंने देखा कि दूर सील्स नामक जो है समुद्री जानवर वो धूप में लेटे हुए थे। दे लुक्ड लाइक स्ट्रे डॉग्स लाइंग इन द शेड ऑफ द बनियान ट्री। उन्होंने देखा कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ कुत्ते किसी बनियान के यानी बरगद के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हों। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज ओवर। तो हम देखते हैं तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन एसेंस है, मेन थीम है वो यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट इज हार्मिंग आवर ओजोन लेयर एंड ड्यू टू इट इज अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। इसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है और जो हमारी एनवायरनमेंट यानी नेचुरल एनवायरनमेंट धरती के लिए और मनुष्य और अनेक जो अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं, जीव जंतु जानवर के लिए या पेड़ पौधों के लिए वो खतरनाक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली। थैंक यू वेरी मच। जय